अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी आप सब जानते हैं कि इसमें हम लोग उन कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं जिनको विदाउट डिकम्पोजिशन वेपराइज किया जाता है। इस टेक्निक को ज़्यादातर प्योरिटी टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हमारे पास इसका प्रिंसिपल यही होता है कि जिसमें हमारे पास मोबाइल फेस जो होती है वो गैस होती है और हमारे पास एक सैंपल होता है जिसके अंदर हमारे पास डिसाइड कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हमने सेपरेट करना होता है। गैस क्रोमेटोग्राफी की बेसिकली दो टाइप्स हैं, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में जो हमारे पास स्टेशनरी फेज होता है वो हमारे पास लिक्विड होता है और मोबाइल फेज हमारे पास गैस होती है। और गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास जो स्टेशनरी फेज होती है वो सॉलिड होती है और हमारे पास जो मोबाइल फेज है वो गैस ही रहती है। गैस हम कोई भी इनर्ट गैस यूज़ करते हैं एज अ कैरियर गैस। कैरियर गैस जो है वो हमारे सैंपल को लेकर जाती है कॉलम की तरफ जहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट सेपरेट होते हैं और जाके डिटेक्टर पर हमारे पास डिटेक्ट होते हैं, जिससे हमें कंप्यूटर पर एक इल्यूशन पीक्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं। जो भी हमारे डिजायर्ड कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे जैसे हर कंपाउंड जो है वो सेपरेट होता जाएगा वो वैसे वैसे डिटेक्टर पर जाकर हिट करता जाएगा और हमारे पास पीक्स शो होती जाएंगी। तो उसी के आज हमने बेसिकली एप्लीकेशन हमने पढ़नी है। तो हमारे पास गैस क्रोमेटोग्राफी को बहुत सारी डाइवर्स फील्ड में अप्लाई किया जाता है, बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। तो इसके बेसिकली ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए किया जाता है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है, ये उस वक्त की जाती है जब रिटेंशन टाइम या फिर जो वॉल्यूम है सैंपल का उसको हम जब कंपेयर करते हैं तब हमारे पास इसको डिटेक्ट किया जाता है। इट इज़ डन बाय कंपेयरिंग द रिटेंशन टाइम और वॉल्यूम ऑफ द सैंपल टू द स्टैंडर्ड। या इसके अलावा हम लोग इसको ये कर सकते हैं बाय कलेक्टिंग द इंडिविजुअल कंपोनेंट एज दे इमर्ज फ्रॉम द क्रोमेटोग्राफी। जैसे जैसे वो क्रोमेटोग्राफी से इमर्ज होते जाएंगे इंडिविजुअल सैंपल्स उनको कनेक्ट करते जाएंगे और कलेक्ट करने के बाद उसको हम लोग उसके एनालिसिस कर लेंगे। इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। और हम लोग इसमें जब कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमारे पास दूसरे अदर मेथड्स होते हैं, यानी यूवी है, हमारे पास आईआर है और एनएमआर है। ये हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम लोग कंपाउंड्स को जो हैं वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास जो एनालिसिस है वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इट इज़ डन बाय द एरिया अंडर सिंगल कंपोनेंट इल्यूशन पीक इज़ प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द डिटेक्टेड कंपोनेंट। वो कंपोनेंट जो हमने डिटेक्ट किया होता है उसकी क्वांटिटी के जो प्रोपोर्शनल होती है इल्यूशन पीक, उसको हम लोग जब स्टडी करते हैं तो वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के थ्रू करते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास रिस्पॉन्स फैक्टर होता है डिटेक्टर्स का उसको भी हम लोग कंसीडर करते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस की कुछ टाइप्स हैं, मतलब जिस तरीके से हम लोग इसके मुख्तलिफ वेज हैं जिसकी मदद से हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम यूवी मेथड यूज़ करते हैं, आईआर मेथड यूज़ करते हैं या फिर एनएमआर करते हैं। इसी तरह क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम लोग चंद हमारे पास फैक्टर्स हैं या फिर चंद मेथड्स हैं जिनमें हम लोग इसको एनालिसिस कंप्लीट करते हैं। तो पहला हमारे पास है डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड। इसमें ये होता है कि हमारे पास एक सैंपल होता है, उसको हम डिवाइड करते हैं जो हमारे पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है। ठीक है, ए सैंपल ए स्टैंडर्ड, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एक सैंपल होगा, ठीक है, और हमारे पास एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो हम खुद प्रिपेयर करते हैं, उन दोनों का जितनी भी अमाउंट होगी उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो किसके इक्वल होगी, जो कंसनट्रेशन होगी, अमाउंट कंसनट्रेशन ऑफ सैंपल और कंसनट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन। अब अल्फ़ा यहाँ पे मैंने लगाया तो अल्फ़ा का मतलब ये वो रिस्पॉन्स टाइम है जो डिटेक्टर हमें शो करवाएगा। ठीक है, अंडर सर्टेन कंडीशंस। नेक्स्ट हमारे पास है कैलिब्रेशन कर्व। कैलिब्रेशन से आपको पता चलता है कि हमारे पास ये एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे हम लोग अननोन कंसंट्रेशन को हैं वो फाइंड आउट करते हैं। अननोन कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने से हमारे पास क्या होता है कि जो मतलब स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस होते हैं हम उनको पहले कहते हैं कि उनको डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एनएमआर से या फिर हम यूवी से, हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से, हम लोग क्रोमेटोग्राफी की मदद से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब उनकी डिटर्मिनेशन कर लेते हैं उन कंसंट्रेशंस की, तो हमें क्या करता है, एक अननोन सोल्यूशन होता है हमारे पास, इसकी कंसंट्रेशन हमें पता ही नहीं होती है। तो उस कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो हम लोग यूज़ करते हैं वो कैलिब्रेशन कर्व यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग फिर उसी ग्राफ पर प्लॉट करते हैं जहाँ पे हमने पहले बाकी की कंसंट्रेशंस ली होती हैं।
A graph is plotted by taking peak areas on y-axis and concentration of standard compound on x-axis. जो y एक्सिस होगी वहाँ पे हम लोग पीक्स एरिया लेंगे और इसके अलावा हम जो हमारे पास x एक्सिस होगा हॉरिजॉन्टल जो है हमारे पास वहाँ पे हम कंसंट्रेशन लेंगे स्टैंडर्ड कंपाउंड्स की। फिर जो हमारे पास कंसंट्रेशन होगी अननोन सैंपल की उसको हम डिटरमिन करेंगे बाय प्लॉटिंग इट्स पीक एरिया ऑन सेम ग्राफ। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है इंटरनल स्टैंडर्ड मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अननोन कंसंट्रेशन ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड विच हैज सिमिलर रिटेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स एज द सैंपल इज एडेड टू बोथ रेफरेंस स्टैंडर्ड एंड टेस्ट सैंपल। यहाँ पे जो नॉन कंसंट्रेशन होगी इंटरनल स्टैंडर्ड की वो किसके सिमिलर होगी, जो भी रिटेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी हमारे पास सैंपल की, जो हमने वो सैंपल जो हमने रेफरेंस में या फिर टेस्ट में इस्तेमाल किया होगा। ठीक है, दो तरह के स्टैंडर्ड्स हैं ना हमारे पास, दो तरह के हमारे पास सॉल्यूशंस बनेंगे, एक रेफरेंस स्टैंडर्ड बनेगा और एक टेस्ट बनेगा जिसको हमने टेस्ट करना है, जिसकी कंसंट्रेशन नोन नहीं होगी। रेफरेंस स्टैंडर्ड का मतलब ये है ऐसे कंपाउंड ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें पहले से ही पता है, और टेस्ट सैंपल हमारे पास वो होता है जिसकी कंसंट्रेशन हमारे पास नोन नहीं होती, जिसको हम कैलिब्रेशन कर्व के थ्रू फिर हम लोग डिटर्मिन करके प्लॉट करते हैं। अब फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस हैं गैस क्रोमेटोग्राफी की। इसको ज़्यादातर प्योरिटी के लिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि गैस क्रोमेटोग्राफी को जो है वो प्योरिटी टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी क्वालिटी कंट्रोल करते हैं हम इसे। और जो भी हमारे पास ड्रग्स प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पास उनकी एनालिसिस करते हैं, जैसे हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं, पेनिसिलिन, एंटीवायरल्स हैं, एनेस्थीसिया वगैरह की जो हमारे पास प्रिपरेशन होती है उसको टेस्ट करने के लिए सीडेटिव्स जो होते हैं हमारे पास, इन सब की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए और इन सब का एनालिसिस करने के लिए हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एसे ऑफ ड्रग्स, यानी ऐसे कंपाउंड्स जो ड्रग्स में यूज़ होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करना पड़ता है। ठीक है, उनकी प्योरिटी को चेक करना पड़ता है कि उसमें कोई मिलावट तो नहीं है, उसमें कोई इम्प्योरिटी तो शामिल नहीं है। उन सबको हम गैस क्रोमेटोग्राफी के लिए की मदद से हम लोग करते हैं। अब जो कंपाउंड्स हैं जिनकी प्योरिटी को टेस्ट करना होता है ड्रग्स में, वो हमारे पास है एट्रोपाइन सल्फेट्स, क्लोव ऑयल्स, स्टेरिक एसिड। ठीक है, ये ज़्यादातर ड्रग्स में यूज़ होते हैं। तो इन सब की प्रॉपर्टीज़ को इन सब की प्योरिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम गैस क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिटर्मिनिंग द लेवल्स ऑफ मेटाबोलाइट्स इन बॉडी फ्लूइड्स लाइक प्लाज्मा, सीरम, यूरिन एक्सेट्रा। अब जो हमारे पास बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उसमें मेटाबोलाइट्स के लेवल को चेक करने के लिए भी हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मिसलेनियस। मिसलेनियस का आपको पता है कि एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स या फिर डिफरेंट जो हैं वो चीज़ें मौजूद हों, डिफरेंट आइटम्स मौजूद हों, उसको हम कहते हैं मिसलेनियस मिक्सचर, जिसको हम कहते हैं। अब मिसलेनियस के तौर पे भी इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसमें हम एनालिसिस करते हैं फूड का। फूड की जब एनालिसिस की जाती है तो हमारे पास उसमें डिफरेंट कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं, वाइटामिन्स भी होते हैं, स्टेरॉइड्स भी होते हैं, ड्रग्स भी होते हैं। इसके अलावा हमारे पास पेस्टिसाइड, रेजिड्यू एंड ट्रेस एलिमेंट्स। ये हमारे पास एक मिसलेनियस कंपाउंड होता है फूड, जिसके अंदर सारे के सारे या डिफरेंट आइटम्स जो हैं हमारे पास मौजूद होते हैं। अब उन आइटम्स को टेस्ट करना, उनकी प्योरिटी को चेक करना, ये सारा हम गैस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू इसका एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्लूटेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए, प्लूटेंट्स को चेक करने के लिए भी जो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, बेंजीन है, डीडीटी है, ये सारे हमारे पास पोल्यूटेंट्स हैं। इन सबको चेक करने के लिए भी हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने के लिए, इनकी प्योरिटी को टेस्ट करने के लिए हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। अब डेयरी प्रोडक्ट्स में हमारे पास मिल्क आ जाता है, बटर आ जाता है। अब बटर में हम लोग क्या करते हैं, या मिल्क में क्या करते हैं, हम लोग डिटेक्शन करते हैं एल्डिहाइड्स की। मिल्क के अंदर आपको पता है कि शुगर्स और केटोन्स और फैटी एसिड्स भी मौजूद होते हैं। इन सब की क्वालिटी को, इन सब की डिटेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम जो है गैस क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ वॉलेटाइल मटेरियल्स। जो हमारे पास वॉलेटाइल मटेरियल्स होते हैं उनकी सेपरेशन या आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। प्लास्टिक्स में नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं, इन सब की प्योरिटी को टेस्ट करने के लिए, इन सब की सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए पेंट्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं, इनकी प्योरिटी को चेक करने के लिए। और माइक्रोलॉजिकल जो सैंपल्स होते हैं हमारे पास माइक्रोबायोलॉजिकल सैंपल्स, उसको टेस्ट करने के लिए भी हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं।
इसके अलावा जो गैस क्रोमेटोग्राफी है ये कैलकुलेट करती है कंटेंट को, ठीक है। जितना भी हमारे पास केमिकल प्रोडक्ट होता है उसके कंटेंट को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसमें हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर हमारे पास एक केमिकल इंडस्ट्री है, उसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, ठीक है। उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। या फिर हम लोग टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं सॉइल में, एयर में या वाटर, उनको मेजर करते हैं हम गैस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। यानी मुख्तलिफ कंपाउंड्स की हम डिटेक्शन करते हैं। मेन क्रोमेटोग्राफी का जो, ये गैस क्रोमेटोग्राफी का जो एप्लीकेशन है ना, वो है प्योरिटी को चेक करना। फोरेंसिक लैब्स में भी हम लोग ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं ना। इसके अलावा हम गैस, सॉइल और वाटर में जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको चेक करना, डेयरी प्रोडक्ट्स में हम लोग चेक कर रहे हैं, प्योरिटी चेक कर रहे हैं, फूड में प्योरिटी चेक कर रहे हैं। तो गैस क्रोमेटोग्राफी का जो सबसे मेन पर्पस है या मेन एप्लीकेशन है जो हर जगह इस्तेमाल होती है, वो है प्योरिटी को टेस्ट करती है। इसके अलावा जो गैस क्रोमेटोग्राफी है ये वेरी एक्यूरेट, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है अगर इसको प्रॉपर तौर पर यूज़ किया जाए। अगर इसको प्रॉपर तौर पर यूज़ किया जाएगा तो हम इससे पिकोमोल्स जो हैं हमारे पास सब्सटेंसेस के, उनको तक हम फाइंड कर सकते हैं। पिकोमोल्स आपको पता है बहुत बहुत छोटा है। जो हमारे पास प्रीफिक्सेस होते हैं एक्सापीटा टेरा वाले, उसमें हमारे पास जो पिको होता है, माइक्रो भी नहीं, माइक्रो तो 10⁻⁻⁻⁶ होता है ना, ये माइक्रो भी नहीं है, पिकोमोल्स तक फाइंड आउट कर सकता है। अगर इसको एक्यूरेटली यूज़ किया जाए, प्रॉपरली यूज़ किया जाए, तो ये बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, बहुत एक्यूरेट डिटर्मिनेशन देता है, ठीक है। इसके अलावा हम इसको पार्ट्स पर बिलियन कंसंट्रेशन में भी यूज़ करते हैं जो गैसियस सैंपल्स में होती है हमारे पास, ठीक है। गैस क्रोमेटोग्राफी जो है वो एक्सटेंसिवली यूज़ होती है फोरेंसिक साइंसेज में। इसके जो डिसिप्लिन्स हैं वो बहुत डाइवर्स हैं। सॉलिड ड्रग रोल्स में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन और क्वालिफिकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, आर्सन इन्वेस्टिगेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, पेंट चिप एनालिसिस के लिए। इसके अलावा टॉक्सिकोलॉजी केसेस जो होते हैं हमारे पास, उनको भी यूज़ किया जाता है, उसमें भी हम गैस क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। जीसी जो होती है यानी गैस क्रोमेटोग्राफी, इसको आइडेंटिफिकेशन और क्वालिफिकेशन के लिए, क्वांटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी हमारे पास बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं, स्पेसिमेंस होते हैं, क्राइम सीन्स एविडेंस होते हैं, उन सबको चेक करने के लिए, उन सबको टेस्ट करने के लिए हम लोग ज़्यादातर गैस क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। अब गैस क्रोमेटोग्राफी के एडवांटेजेस क्या हैं? The user of longer columns and higher velocity of carrier gas permits a fast separation in a matter of a few minutes. यानी जो लॉन्ग कॉलम्स होंगे, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर हम लोग कॉलम यूज़ करेंगे लॉन्ग वाला और हाई वेलोसिटी वाला यूज़ करेंगे कैरियर गैस, तो वो क्या करेगी, सेपरेशन चंद मिनटों में कर देगी। क्योंकि कैरियर गैस जो है हमारे सैंपल को इंजेक्शन पोर्ट से कॉलम तक लेकर जाती है, जहाँ पे हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं, ये कंपोनेंट्स हैं, वो सेपरेट होते हैं और जाके डिटेक्टर पर शो होते हैं। तो अगर हम लॉन्गर कॉलम यूज़ करेंगे और हायर वेलोसिटी की हम लोग गैस यूज़ करेंगे, तो क्या होगा कि बहुत जल्दी जल्दी हमारे पास सेपरेशन होती जाएगी और चंद मिनटों में हमारे पास ये पूरा का पूरा जो इंस्ट्रूमेंटेशन है या फिर जितना पूरा का पूरा वर्क है वो ख़त्म हो जाएगा। हायर वर्किंग टेम्परेचर अप टू 5000 सेंटीग्रेड, यानी ये 5000, क्योंकि जो हमारे पास कॉलम होता है ना, कॉलम हम रखते हैं ओवन के अंदर, हीटेड ओवन के अंदर रखा जाता है, उसको केप्ट किया जाता है ओवन के अंदर, ताकि उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखा जा सके और कंपाउंड्स जो हैं वो टेम्परेचर और प्रेशर की बेस पे सेपरेट होते जाएं। तो हम जो इसमें वर्किंग यूज़ करते हैं वो हाई टेम्परेचर करते हैं, तक हम इसको कर सकते हैं 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। हम लोग इससे ज़्यादा तक के टेम्परेचर में हम लोग वर्किंग इस पर पॉसिबल हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है जीसी इज़ पॉपुलर फॉर इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बिकॉज इट इज़ वेरी रिलायबल एंड कैन बी रन नियरली कंटिन्यूसली। यानी इसको हम इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसको हम लगातार यूज़ कर सकते हैं। इसको मतलब कोई भी रेस्ट टाइम दिए बगैर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। GC is typically used in applications where small volatile compound molecules are detected and with known aqueous solutions. GC की जो ज़्यादातर है वो एप्लीकेशन यूज़ किया जाता है जहाँ पे स्मॉल वॉलेटाइल कंपाउंड्स को डिटेक्ट किया जाता है।
जो हमारे पास गैस क्रोमेटोग्राफी है इसमें हमेशा जो हमारे पास कंपाउंड्स होने चाहिए, जो मॉलिक्यूल्स होने चाहिए वो वोलेटाइल होने चाहिए, तभी हम लोग इसकी जो है वो डिटेक्शन कर सकते हैं या फिर इस क्रोमेटोग्राफी को डन करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जीसी इज़ फेवर्ड फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ज़्यादातर जो जीसी है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इसमें ज़्यादा सूटेबल रहते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लिमिटेशंस पर। कंपाउंड्स टू बी एनालाइज्ड शुड बी स्टेबल अंडर जीसी ऑपरेशन कंडीशन। जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं वो जीसी ऑपरेशन कंडीशंस पर ही हमारे पास एनालाइज किए जा सकते हैं। हम इसके मातहत ही काम करेंगे। ऐसे कंपाउंड्स हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे जो वोलेटाइल्स ना हों, जो जीसी ऑपरेशन को सूटेबल ना करें। दे शुड हैव अ वेपर प्रेशर सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन ज़ीरो। जो अभी हम कंपाउंड यूज़ करेंगे वहाँ पे उनके जो वेपर प्रेशर होंगे वो सिग्निफिकेंटली ग्रेटर होने चाहिए ज़ीरो से। अगर ज़ीरो से स्मॉलर होंगे या ज़ीरो होंगे तो हम गैस क्रोमेटोग्राफी में उसकी डिटेक्शन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है टिपिकली द कंपाउंड्स एनालाइज्ड आर लेस देन DA बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वेपराइज लार्जर कंपाउंड्स। जो डेसिबल्स हैं हमारे पास उसमें जो कंपाउंड्स हैं हमारे पास वो छोटे होने चाहिए, क्योंकि जो लार्जर वेपराइज्ड कंपाउंड्स हैं वो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है इसको सेपरेट करवाना। द सैम्पल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी सॉल्ट फ्री। जो हमारे पास सैम्पल्स हैं वो हमारे पास सॉल्ट फ्री होने चाहिए। दे शुड नॉट कंटेन आइंस, उनमें कोई भी आइंस नहीं होने चाहिए, न्यूट्रल होने चाहिए। ठीक है, आइंस वाले नहीं होने चाहिए, तभी हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू उसकी डिटेक्शन करवाएंगे। अगर वो सॉल्ट फ्री नहीं होंगे, उसके अंदर सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे, आइंस प्रेजेंट होंगे, तो हमारे पास पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अभी हमने पीछे एडवांटेजेस में पढ़ा कि जो जीसी है वो ज़्यादा फेवर्ड होती है नॉन पोलर कंपाउंड्स के लिए या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए। अगर उनमें पोलैरिटी होगी तो वहाँ पे थोड़ी सी हमें डिफ़िकल्टी शो होगी, क्योंकि जीसी जो है वो सपोर्ट नहीं करेगा। वेरी माइन्यूट अमाउंट्स ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी मेजर्ड। इसमें बहुत माइन्यूट अमाउंट में जो है हम लोग सब्सटेंस को मेजर कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा इसका जो है वो डिसएडवांटेज है या इसकी लिमिटेशन है कि इसमें हम बहुत माइन्यूट अमाउंट में सब्सटेंसेस को है वो मेजर करते हैं। बट इट इज़ ऑफन रिक्वायर्ड दैट द सैंपल मस्ट बी मेजर्ड इन कंपैरिजन टू अ सैंपल कंटेनिंग द प्योर। लेकिन ये ज़्यादातर किस लिए रिक्वायर होती है कि उन सैंपल्स को मेजर करने के लिए जो सैंपल्स में हमारे पास जो प्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, सस्पेक्टेड सब्सटेंसेस नोन एज रेफर्ड स्टैंडर्ड, जो हमारे पास स्टैंडर्ड सैंपल जो हमने बनाया होता है, ठीक है, उसके भी हमारे पास कुछ ना कुछ सस्पेक्टेड सब्सटेंसेस मौजूद होने चाहिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।